This is me Khyati Maheshwari and you are watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So आज का अपना target था doing SARFAESI, that is the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002. अब ये लोग जो पहली बार इस चैप्टर को सुन रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं, उनको पहली बार में इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. और अपन ये होगी एक रेगुलर फुल फ्लैश वीडियो. सो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ये वीडियो मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट्स के अंदर बनाऊँगी, जिसके अंदर देखिए इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं SARFAESI एक्ट. ओके, SARFAESI एक्ट. इसके अंदर टोटल 19 सेक्शन है और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपको ये वाला जो एक्ट है वो आपको सेक्शन वाइज आराम से याद होगा. यस, आपको याद होगा कि कौन से सेक्शन में क्या बात लिखी गई है. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके अंदर वो फ्लो आएगा. ओके, आई एम गारंटीइंग इट कि आपको ये वाला अगर आप 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं इस वीडियो को, तो ऑफ कोर्स आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि सेक्शन कौन सा आ रहा है किसके बाद में. और हाँ, इसको रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करते रहिएगा. ओके, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, अपना ये चैप्टर एक बार होके कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ये तो कोई थोड़ी बहुत टिप्स थी मेरे लिए. और अब अपन स्टार्ट करते हैं SARFAESI एक्ट 2002. ओके, सो SARFAESI एक्ट को अपन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एक है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और एक है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट. ओके, सो अगर आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको भी सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी राइट से, और उसके बाद में आपको आना चाहिए सिक्योरिटाइजेशन एक अलग चीज़ है और रिकन्स्ट्रक्शन एक अलग चीज़ है ऑफ फाइनेंशियल असेट्स. ओके, अब आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपने ये पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं तो, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बोल रही हूँ कि सब कुछ समझ में आने लगेगा. ओके, सो अपन को पढ़ना है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी राइट्स, जिसके ऊपर अपने सेक्शन है सेक्शन 13 से लेकर 19 तक. ओके, सेक्शन 13 से लेकर 19 तक अपने ऊपर जो सेक्शंस हैं इस एक्ट के अंदर वो है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर. ओके, अब देखते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है. देखिए, अपने को इन्फोर्स करना है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट. यहाँ पे ये देखिए कि सपोज़ करिए आप एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक बोरोवर है. ओके, आप एक बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक बोरोवर है. आपके पास में बोरोवर आए कि भाई हमें पैसे चाहिए और आपने उन्हें क्या दे दिया, पैसे दे दिए. लेकिन आप ऐसे ही तो पैसे दे नहीं दोगे, तो आपको क्या होगा, आप उसे देंगे मतलब बोरोवर आपको देगा कोई भी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट, किसी सिक्योरिटी के ऊपर कोई इंटरेस्ट होगा, आपका इंटरेस्ट होगा. अपन इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल असेट वो आपको देगा. ठीक है, बोरोवर अपने को क्या देगा, कोई फाइनेंशियल असेट होगा जिसके ऊपर अपना लग जाएगा सिक्योरिटी इंटरेस्ट. अपने ऊपर उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, अपना उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना इंटरेस्ट आ जाएगा. इस चीज़ को देखिए, इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्टेड वाला इंटरेस्ट. ओके, अपन उसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो वाला इंटरेस्ट. ठीक है, सो अपन देंगे उन्हें मनी और वो अपने को क्या देगा, कोई फाइनेंशियल असेट की सिक्योरिटी देगा ताकि अपन उसको मनी दे सकें. ठीक है, अपन कहलाएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर और वो हो जाएगा अपना बोरोवर. ठीक है, अब अपने को क्या करना है, वो जो मनी थी ना वो ये रिटर्न नहीं कर रहा है, वो मनी जो थी वो ये रिटर्न नहीं कर रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर अपना राइट इन्फोर्स करना पड़ेगा. ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर अपना राइट इन्फोर्स करना पड़ेगा. अब देखिए, मैं इसको फुल फ्लैश क्यों ले रही हूँ, क्योंकि है ना इतने अच्छे तरीके से समझानी ही बातें हैं जो कि यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं उसके अंदर, क्योंकि वो एक फुल फ्लैश वीडियो नहीं होती है. मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा इस चीज़ को आपको समझा पाऊँ. कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्लस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं रेगुलर बेसिस पर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अपने को मनी अपन ने दी, उसने अपने को सिक्योरिटी दे दी फाइनेंशियल सेट, अब वो पैसे अपने को लौटा नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, अपना इन्फोर्स कर देंगे अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर बिना किसी
कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऊपर जाए, डायरेक्ट ही अपन दे दो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो अपन दे नहीं सकते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये बोलना पड़ेगा कि वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया है, ठीक है। डेप्ट या फिर इंस्टॉलमेंट जो होता है ना, वो दे नहीं रहा है, वो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया है अपने लिए। तो अपने को उसे देना पड़ेगा एक नोटिस कि आप डिस्चार्ज कर दीजिए फुल के अंदर, मतलब कि अपना डेप्ट भी दे दीजिए, अपना इंस्टॉलमेंट भी दे दीजिए, अपना इंटरेस्ट भी दे दीजिए 60 डेज़ के अंदर अंदर। 60 डेज़ के अंदर अंदर आप हमारा जो नोटिस है वो दे दीजिए उसे कि आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर हमारा डिस्चार्ज करना है फुल के अंदर। किसको दे दीजिए, बोरोवर को दे दीजिए। और ये भी बता दीजिए उस नोटिस के अंदर कि अमाउंट कितना पेबल है, और अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया तो हम आपके ऊपर लगा सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं हमारे राइट्स ऑन सिक्योरिटी। और अगर आपने नॉन पेमेंट नहीं किया फुल के अंदर तो भी हम अपनी इन्फोर्स कर सकते हैं राइट सिक्योरिटीज़ के ऊपर। ओके, सो आई होप आपको ये चार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। यही है अपना सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। देखिए अपन क्या करेंगे, इन्फोर्स कर सकते हैं सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप इसके साथ में अपना बेयर एक्ट एक बार पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अपन कर सकते हैं इन्फोर्स सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट बिना किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऊपर जाए हुए। लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकते, अपने को पहले नोटिस देना पड़ेगा। कैसे नोटिस देना पड़ेगा, जब वो हो जाए नॉन परफॉर्मिंग असेट तो अपने को देना पड़ेगा नोटिस कि आप हमारा डिस्चार्ज कर दीजिए फुल के ऊपर 60 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है, 60 डेज़ के अंदर अंदर। और उस नोटिस के अंदर ये भी मेंशन कर दीजिए कि कितना अमाउंट पेबल है। हम अपने सिक्योरिटीज़ राइट को कर सकते हैं एनफोर्स। और अगर आपने नॉन पेमेंट किया और फुल नहीं किया, मतलब पेमेंट, नॉन पेमेंट इंक्लूड्स कि आपने फुल पेमेंट नहीं किया है, कुछ पार्शियल पेमेंट कर दिया है, तो भी हम इन्फोर्समेंट कर सकते हैं राइट्स ऑन सिक्योरिटीज़। ओके, सेक्शन 13 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 13 ही आपका बेसिस बनाता है सिक्योरिटीज़ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर और इस पूरे चैप्टर के ऊपर। इसीलिए मैं इतनी स्लोली चल रही हूँ सेक्शन 13 के ऊपर। तो सेक्शन 13 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसे आपको सबसे पहले उठाना चाहिए अपने बेसिक को क्लियर करते हुए इस चैप्टर के अंदर। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर आप बाद में कभी भी सरफाइजी एक्ट पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले उठाएंगे सेक्शन नंबर 13। ओके, सेक्शन नंबर 13। आगे मूव करते हैं कि अब बोरोवर जो था उसने एक रिप्रेजेंटेशन दी। उसने सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे अपन बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि क्या है, वो क्रेडिटर है जो कि सिक्योर्ड है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड इंटरेस्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल असेट, और इसको क्या बोलते हैं, बोरोवर बोलते हैं, ठीक है। बोरोवर ने अपनी एक अपन ने क्या दिया था, उससे एक नोटिस दिया था कि भाई आप हो गए हो नॉन परफॉर्मिंग असेट, 60 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दो इन फुल। उसने अपने को रिप्रेजेंटेशन दी कि भाई मैं एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर से बहुत जूझ रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो फिर उसको क्या करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसिडर करेगा। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं मैं नॉन एक्सेप्ट कर लूँगा, और वो उसके रीजंस भी देगा, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा 15 डेज़ के अंदर, जब से वो डिसाइड कर ले कि हाँ भी मैं आपके इस रिप्रेजेंटेशन को नॉन एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। वो अपने रिप्रेजेंटेशन को नॉन एक्सेप्टेंस कर लेगा, मतलब कि वो तो क्यों करेगा एक्सेप्ट, वो तो यही चाहेगा ना कि अपन नॉन एक्सेप्टेंस हो जाए। लेकिन क्या होता है ना कभी कभार कि सिक्योर्ड क्रेडिटर सोचता है कि इतना झमेला होगा ना झमेला, उसको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा अपने उसके ऊपर राइट जमाने के लिए। और सपोज़ करो ये बहुत बड़ा डॉन है कहीं का, तो वो सोचता है कि यार इसने रिप्रेजेंटेशन भेजी है तो मुझे इसे कंसिडर करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर वो नहीं जा सकता है, बोरोवर नहीं जा सकता है किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के थ्रू, कहीं भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल पे नहीं जा सकता। ये इनका 1-to-1 मामला होगा, क्योंकि इसी के ऊपर उनका हो रखा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, इसीलिए ये एक्ट बना है, ठीक है। सो borrower cannot apply for debt recovery tribunal। इवन बोरोवर जो है वो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे भी नहीं जा सकता है। बोरोवर डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे भी नहीं जा सकता, वो बस इसे रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है। अगर उसने कंसिडर किया तो ठीक, नहीं किया तो उसकी मर्जी, सिक्योर्ड क्रेडिटर की मर्जी, ठीक है। फ्लो समझ में आ रहा है। पैसा लिया, उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर था, उसके बाद में अपन ने नोटिस दिया, नोटिस के अंदर 3 चीज़ मेंशन करी, उसने रिप्रेजेंटेशन भेजा, अपन ने कम्युनिकेशन भेजा, नॉन एक्सेप्टेंस का सीक्वेंस याद रखते जाओ। ये चैप्टर बहुत आसानी से बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, सीक्वेंस याद रखते जाओ, ओके।
अपन ने नॉन एक्सेप्टेंस करी, अपने पास में क्या है, सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ का राइट्स है, सिक्योरिटी का राइट है। अब अपने को क्या करना है, मेजर्स लेना है सिक्योर्ड क्रेडिटर को कि जब हो गया है डिफ़ॉल्ट हो गया है बाय द बोरोवर, अपने को मेजर्स लेने हैं ताकि वो जो अपने पास सिक्योर्ड असेट है, जो फाइनेंशियल असेट है, वो अपने को रिकवर हो जाए। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ में अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, वही बातें हैं, 4 बातें हैं जो कि अपन कर सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर याद रखना सेक्शन नंबर है सेक्शन 13 का सबसेक्शन 4। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 4 के अंदर मेंशन है मेजर्स। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर मेंशन है मेजर्स। मेजर्स जो कि ले सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर जबकि डिफ़ॉल्ट हो जाए बोरोवर के द्वारा। ओके, क्या क्या मेजर्स ले सकता है, वो ले सकता है कि सिक्योर्ड एसेट जो थी उसका पोजेशन वो ले सकता है, उसका पोजेशन वो ले सकता है, प्लस उसका ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट या वे सेल, बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट ऑफ सेल। जो असेट है, सपोज करो जो बिल्डिंग है उसका, वो या बिल्डिंग छोड़ो, ये पेन है, पेन सपोज कर लो कोई मशीनरी है। ओके, इस मशीनरी का सिक्योर्ड क्रेडिटर पोजेशन ले सकता है और पोजेशन लेने के बाद में ये काम कर सकता है कि हाँ तो इसे लीज पे दे देगा, इसको असाइनमेंट कर देगा या फिर इसका सेल ही कर देगा। ठीक है, इस तरीके से वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। या फिर सेकेंड वे है कि वो टेक ओवर कर सकता है मैनेजमेंट के ऊपर, टेक ओवर कर सकता है मैनेजमेंट के ऊपर, टेक ओवर कर लेगा वो मैनेजमेंट के ऊपर ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर, जो भी उस बोरोवर का बिजनेस है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लेगा। और क्या कर सकता है, उस जो बिजनेस है उसका ट्रांसफ़र कर सकता है बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट एंड सेल। लेकिन देखिए, आप सपोज करो कि 10 रुपये की चीज़ थी और आपने 100 करोड़ का उसका बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके पास में ऐसा राइट है? तो नहीं। यहाँ पर वो बोलता है कि ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आपका जो सिक्योर्ड असेट है, वो पूरी फैक्ट्री का एटलीस्ट 20% तो होना ही चाहिए। अगर ये 20% है तो फिर अपन क्या करेंगे, उसका जो बिज़नेस है उसे टेक ओवर कर सकते हैं। उसके बिज़नेस को नहीं, मतलब कि उसके बिज़नेस के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकते हैं। मैनेजमेंट को टेक ओवर कैसे करते हैं उसके ऊपर एक अलग सेक्शन है, अभी अपन आने ही वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट पे क्या कर सकता है, वो उस जो असेट है उसको पोजेशन ले सकता है, उसको बेच सकता है, लीज कर सकता है, असाइन कर सकता है। सेकंड पार्ट वर्ड की टेक ओवर कर सकता है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट का टेक ओवर करने के बाद में उस मैनेजमेंट को सेल, मतलब उस बिजनेस को सेल, असाइन या लीज कर सकता है। थर्ड पार्ट क्या है कि वो ऐसे एक पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो कि मैनेज कर ले उस सिक्योर्ड असेट को, जो कि मैनेज करे उस सिक्योर्ड असेट को, सिक्योर्ड असेट का मैनेजमेंट वो ले ले, उस सिक्योर्ड असेट के ऊपर जो भी काम होगा उसका मैनेजमेंट वो ले ले। ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। कौन कर सकता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर कर सकता है। ये सारे काम कौन कर रहा है? सिक्योर्ड क्रेडिटर कर रहा है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि सपोज करो बोरोवर को जैसे ही नोटिस मिला कि है ना सिक्योर्ड असेट के ऊपर वो अपना राइट इन्फोर्स करने वाला है सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उसने सिक्योर्ड असेट को सेल कर दिया। अब जिसको भी उसने सेल करा है ना, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा, उसे एक नोटिस देगा दैट कि वो पे कर दे सारे जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो भी अमाउंट था जो कि सफिशिएंट हो जाए पे करने के लिए सिक्योर्ड डेब्ट, जो कि सफिशिएंट हो जाए पे करने के लिए सिक्योर्ड डेब्ट। और ये जो पेमेंट है अगर उसने कर दिया, सपोज करो अब मुझे जैसे ही पता चला कि वो इस पेन को लेने वाला है, तो मैंने क्या किया, रमेश को ये पेन दे दिया, मैंने ये पेन रमेश को दे दिया। अब जो बैंक था उसने क्या बोला, रमेश को नोटिस दिया कि देखो ये पेन जो है ये हमारा है, ये पेन जो है ये हमारा है और उसने आपको दे दिया है, आप हमें पैसा दे दीजिए और ये पेन आपका हो जाएगा, आप हमें पैसा दे दीजिए और ये पेन आपका हो जाएगा। और सपोज़ करो रमेश ने उन्हें पैसे दे भी दिए, जिसके अंदर मेरा क्या हुआ, लोन डिस्चार्ज हो गया। तो क्या वो लोन के कारण मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊँगी? सो यस, उस लोन के कारण आप भी डिस्चार्ज हो जाओगे और उसे एक वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा अगर किसी ऐसे इंसान ने पेमेंट कर दिया है तो। ओके, नाउ सेक्शन 5A, तो ये है राइट ऑफ सिक्योर्ड असेट टू बिड। अब ऐसा हो सकता है कि अपन उस सिक्योर्ड असेट को पोजीशन ले लें और फिर अपन उसके ऊपर करें बिड, लेकिन अगर वो लैक ऑफ बिड हुई, मतलब कि अपन ने सोचा था कि 10 रुपये तो आ जाएंगे, लेकिन किसी ने भी रिवर्स प्राइस, मतलब अपन ने एक प्राइस डिसाइड करी कि 10 रुपये चाहिए, लेकिन किसी ने 10 रुपये भी अब उसके ऊपर बिड नहीं करे, तो लैक ऑफ बिड हो गया। तो कोई सा भी ऑफिसर जो होता है ना बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, अगर वो उसको ऑथराइज़ कर दे तो उसके ऊपर वो बिड करके, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही उस चीज़ को ख़रीद लेगा, ठीक है। लेकिन परचेज प्राइस के अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो भी क्लेम
अगर देखो परचेज प्राइस ज़्यादा आ गई, 11 रुपये आ गई 10 रुपये से, तो जो 1 रुपये है वो अपन वापस से बोरोवर को दे देंगे, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक नहीं परचेज करा है ड्यू टू लैक ऑफ बिड, और अगर वो खुद का यूज़ ले रही है तो अपन उसे अनलिमिटेड पीरियड तक यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने को यूज़ में नहीं ले रही है और वो ऐसे ही रखा हुआ है या फिर उसको कहीं पे रेंट वेंट कर दिया है, कुछ और काम कर रखा है, लेकिन अपने को खुद को यूज़ नहीं ले रही है, तो अपन उसे मैक्सिमम 7 ईयर्स तक ले सकते हैं काम में। लेकिन RBI के परमिशन के द्वारा अपन 5 ईयर्स का एक्सटेंशन और ले सकते हैं, अपन 5 ईयर्स का एक्सटेंशन और ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिकवरी ऑफ कॉस्ट, तो जो भी पेमेंट आएगा, सपोज करो 10 रुपये आए, तो उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा। उसका यूटिलाइजेशन इस तरीके से होगा कि अपने को पेमेंट सबसे पहले अपन पेमेंट में से जो कोई भी कॉस्ट चार्जेस या एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं अपने उस चीज़ को बेचने के लिए, उस पैसे को रिकवर करने के लिए, वो माइनस हो जाएंगे। 10 रुपये में से 2 रुपये का तो हमारा खर्चा ही बैठ गया, तो सबसे पहले वो रिकवर होंगे, उसके अंदर ड्यूज़ रिकवर होंगे। सपोज करो 20 रुपये का था, ठीक है, 2 रुपये का खर्चा बैठ गया, 18 रुपये मिल गए अपने को। 18 रुपये में से ड्यूज़ थे 10 रुपये काट लिए, और जो 8 रुपये बचे, जो रेजिडुअल था, वो अपने को बोरोवर को वापस से देना है, ठीक है। ड्यूज़ थे अपने 10 रुपये, आए अपने पास में 20 रुपये, 2 रुपये का अपना खर्चा हो गया, 8 रुपये जो थे वो अपन ने दे दिए हैं वापस से बोरोवर को, तो 20 = 20। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो ये बात। ऑक्शन जो है उसकी डेट अपन ने फिक्स कर दी थी, सारी चीज़ें अपन ने दे दी थी, लेकिन जैसे ही बोरोवर को पता चला कि यार ये ऑक्शन होने वाला है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, डेट आने से पहले ही ऑक्शन ने फुल पेमेंट कर दिया, डिस्चार्ज हो गया, तो ऐसे में एसेट का ट्रांसफ़र अब नहीं होगा, और जो भी स्टेप्स जो टेकन थे वो होते रहेंगे, जो भी करना है उन्हें, लेकिन आगे कोई फर्दर स्टेप्स बैंक या FI नहीं दे सकता, ठीक है। अब नाउ जॉइंट फाइनेंसिंग, सपोज करो कि बैंक A, बैंक B, बैंक C, बैंक D सब लोगों ने मिलकर उसको दिया था कोई भी फाइनेंस, जिसके अंदर उसने एक बिज़नेस करा और उस बिज़नेस को ही उसने सिक्योरिटी पे रख रखा था, ठीक है। ऐसे में सबके पास में ऑल राइट्स तो नहीं हो सकते, सबके पास में अपने अपने राइट्स होंगे, ठीक है ना, इक्वल राइट्स होने ही होंगे। तो ऐसे में सबके पास में ऑल राइट आ सकते हैं अगर उन्होंने अग्री कर दिया 60% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ने। इसका मतलब 100 रुपये का उन्होंने दिया था लोन, अगर इसमें से 60% वालों ने अग्री कर दिया कि हम लोग ऐसा करेंगे तो वैसा ही करेंगे, और बाकी 40% वालों को वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा केस होगा जॉइंट फाइनेंसिंग के अंदर। अब गारंटी, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक और FI है वो बोरोवर से ही पैसा ले, अगर कोई श्योरिटी है तो उससे भी डायरेक्ट पैसा मांग सकते हैं विदाउट टेकिंग मेजर्स गिवन अंडर 13 सबसेक्शन 4। अब 13 सबसेक्शन 4 आपको याद आ जाना चाहिए, जिसके अंदर अपन ने 4 चीज़ें पढ़ी थी कि ट्रांसफ़र कर देंगे, मैनेजमेंट को एक्वायर कर लेंगे, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि श्योरिटी वाला मतलब किसी और को बेच दिया तो वो वाला केस पढ़ा था अपन ने, और फिर पढ़ा था कि अपॉइंट कर देंगे किसी और पर्सन को एज अ मैनेजर, ठीक है, वही वाला पॉइंट है। उसके बाद में मतलब कि लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटीज़ को एक्सटेंसिव होती है, अपन डायरेक्टली उसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 के अंदर क्या लिख रखा है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है हेल्प मांग सकता है CMM एंड DM से, ठीक है। ये मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, मैजिस्ट्रेट जज होते हैं, जज से नीचे वाले लोग होते हैं, इनसे हेल्प मांग सकता है पोजेशन के लिए। अब मैंने बताया था ना कि वो डाकू है तो वो डर रहे हैं, जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो डर रहे हैं उनके पास जाने के लिए, इसलिए उन्होंने कोर्ट से मदद मांगी। अगर उन्होंने कोर्ट से मदद मांगी कि हमें इसका पोजेशन चाहिए या सोल्ड या ट्रांसफ़र करना है हमें सिक्योर्ड असेट को, तो वो राइटिंग में रिक्वेस्ट दे सकते हैं CMM एंड DM को, जिसकी जुडिक्शन के अंदर सिक्योर्ड असेट सिचुएटेड है या फाउंड है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, 30 डेज़ के अंदर ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और 30 डेज़ के अंदर ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि अपने को अब इस तरीके से उसका पोजेशन या ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अगर 30 डेज़ के अंदर कोई भी ऑर्डर पास नहीं हुआ तो 30 डेज़ का एक्सटेंशन मिल जाएगा विद स्टेटिंग ऑफ रीजंस, तो मतलब कि 60 डेज़ के अंदर तो आपको उस रिक्वेस्ट पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 की। अब अपन देखो इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि देखो ये कितना लॉन्ग जा रहा है, मैं आराम से समझा रही हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है कि किसी लोगों को इसका क्रक्स ही समझ में नहीं आया। अगर इसका क्रक्स ही समझ में नहीं आया तो आगे तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, आराम से 2 की स्पीड में सुनिए, जल्दी जल्दी से कवर अप हो जाएगा। सेक्शन नंबर 15, मैनेजमेंट एंड इफेक्ट ऑफ टर्न ऑफ
टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि अपन को किस तरीके से मैनर किस तरीके से होना चाहिए टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट का, और इफेक्ट क्या क्या होता है टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट के लिए। जब मैंने बोला था देखो फर्स्ट स्टेप तो वो हो गया कि अपने को वो लेना है, पोजेशन लेना है या फिर ट्रांसफ़र करना है, और सेकंड स्टेप अपना क्या था कि टेक ओवर कर सकते हैं मैनेजमेंट का अगर 20% से ज़्यादा की है वो सिक्योर्ड असेट। इस तरीके से अपन जल्दी जल्दी से रिवाइज भी करते रहते हैं ताकि अपन पुराना पॉइंट भूलें ना। इंटर कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटर कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट का टेक ओवर हो सकता है बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर या फिर असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो याद आ गया होगा, नहीं पढ़ रखा है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखिए, आपका इंटरलिंकिंग अपने आप में करा दूंगी। ये भी एक जना होता है, ठीक है। इसको सब सारी चीज़ें असाइन कर, अच्छा ठीक है, मैं अभी इसके डीप में नहीं जाती हूँ। अभी अपन इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि सपोज करो मैनेजमेंट का टेक ओवर हो रहा है बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, और मैनेजमेंट का टेक ओवर हो रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उसको एक नोटिस देना पड़ेगा इन द न्यूज़पेपर, इंग्लिश या फिर एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर में, ठीक है। और ये कैसे होगा मैनेजमेंट का टेक ओवर। अगर कंपनी है तो डायरेक्टर हट जाएंगे, और अगर अदरवाइज है तो जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो भी पर्सन इन चार्ज है वो हट जाएगा, और उसकी जगह पर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर या ARC है वो अपॉइंट कर लेगा दूसरे पर्सन्स को, ठीक है। अब मैनेजमेंट का टेक ओवर रिस्टोर हो सकता है, मतलब कि जो मैनेजमेंट के पर्सन हैं ये रिस्टोर हो सकते हैं अगर पेमेंट इन फुल हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है अगर सिक्योर्ड असेट 50% से ज़्यादा है, उन्होंने एक बार टेक ओवर कर लिया तो अब तो शेयर्स उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो गए, तो फिर अब मैनेजमेंट का टेक ओवर का वापस से रिस्टोरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट का टेक ओवर कर लिया आपने, मैनेजमेंट के 3 लोगों को हटा के आपने अपने 3 लोग रख लिए, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो भी ऑफिसर और डायरेक्टर थे वो उनको वेकेट करना पड़ेगा अपना पोजीशन, और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट हो रखा था कि हम आपको एटलीस्ट 10 साल तक रखेंगे इस जॉब के ऊपर, बिटवीन बोरोवर एंड द डायरेक्टर, उसको हो जाएगा टर्मिनेटेड, और जो भी न्यूली अपॉइंटेड लोग होंगे वो कस्टडी में ले लेंगे सारी प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। जो भी न्यूली अपॉइंटेड लोग होंगे वो ओनली एंटाइटल होंगे सारे पावर्स के अंदर, जो भी होगा बिजनेस ऑफ बोरोवर्स के ऊपर, ठीक है। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स भी लग जाएंगे ऑफ शेयर होल्डर, ताकि आप क्या नहीं कर सकिए, हमने आपके 3 लोगों को हटाया, ठीक है, अपने 3 लोगों को रख दिया, लेकिन अब है ना जो शेयर होल्डर्स हैं वो कभी कभार क्या होते हैं, वही लोग होते हैं जो उसके डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो वो लोग क्या करेंगे, OR पास करके वापस से हमारे लोगों को हटा देंगे और OR पास करके अपने लोगों को वापस से ले आएंगे। ऐसा तो चलता रहेगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने लगाया रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स लगाया कि डायरेक्टर जो है आप उसे नॉमिनेट भी नहीं कर सकते और आप अपॉइंट भी नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स को एक तरीके से मैनेजमेंट को आप अपॉइंट भी नहीं कर सकते और नॉमिनेट भी नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई सा भी रेजोल्यूशन पास करना है तो आपको अप्रूवल चाहिए होगी सिक्योर्ड क्रेडिटर की, और अगर आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप भी करना है तो भी आपको कंसेंट चाहिए होगी सिक्योर्ड क्रेडिटर की, ठीक है। अपन पढ़ते हैं नो कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस। अगर आपने पढ़ रखा है कंपनीज़ एक्ट तो आप इसको समझ पाएंगे, नहीं पढ़ा है कंपनीज़ एक्ट तो देखिए, जब अपन ने किसी को अपॉइंट किया तो अपन ने बोला कि अगर आपका सीट हमारी वजह से खाली होगी, डायरेक्टर अगर आपको हमारी वजह से कंपनी को छोड़ के जाना पड़ेगा तो हम आपको देंगे 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये है कंपनसेशन दे रहे हैं हम आपको ड्यू टू योर लॉस ऑफ ऑफिस। तो ये बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे लॉ के अंदर भी लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन अगर आपका इस तरीके से हो रहा है टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट तो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या अनदर पर्सन को लॉस ऑफ ऑफिस या फिर प्री मैच्योर टर्मिनेशन का कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है तो। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई भी कंपनसेशन है या कोई भी दूसरा अमाउंट है या फिर कोई भी दूसरा लोन
है, सपोज सैलरी ड्यू है, तो वो आपको मिल जाएगा, वो मनी आपको रिसीव होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 17 के ऊपर। अब देखिए, इसको भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 और 17, 18, 19, 17, 18, 19। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है। अब सेक्शन 17 के अंदर क्या होंगे, ये सारा काम हो गया, मैनेजमेंट का टेक ओवर हो गया, आपका बिजनेस जो सिक्योर्ड असेट थी उसका पोजेशन हो गया, सेल हो गया, सब काम हो गया। अभी तक आप लोग डेप्ट रिकवर ट्रिब्यूनल पर या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल पर नहीं जा पाए, क्योंकि बीच में कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल नहीं आ सकता है। लेकिन जब ये सारा काम हो गया उसके बाद में आप जा सकते हो डेप्ट रिकवर ट्रिब्यूनल पर कि ये देखो हमारे साथ में क्या जुर्म किया है इन लोगों ने। ठीक है, सो अपन एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर अगेंस्ट द मेजर्स टू रिकवर द सिक्योर्ड असेट। अब मेजर्स अपन ने कहाँ पढ़े थे, याद करो, जो अपन ने पढ़े थे सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, अग्रीव्ड बोरोवर या फिर कोई भी अनदर पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है टू डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज ऑफ सच मेजर्स हैड बीन टेकन। मेजर्स लिए जा चुके हैं, उसके 45 डेज के अंदर अंदर आप डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को दे सकते हो एक एप्लीकेशन। और किस डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को दोगे, जिसके जुरिडिक्शन के अंदर वो ऑक्शन हुआ है, या फिर वो सिक्योर्ड एसेट लोकेटेड है, या फिर वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है, मतलब कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ठीक है, अब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि क्या मेजर्स जो टेकन हुए हैं 13 सब सेक्शन 4 के अंदर, वो 4 मेजर्स क्या वो अकॉर्डेंस हैं इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और नॉट। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि ये सब चीज़ें ठीक हुई हैं या कोई जुर्म हुआ है इन लोगों के ऊपर। ठीक है, बोरोवर के ऊपर कोई जुर्म हुआ है, वो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये चीज़ डिसाइड करेगा। अब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने पाया, कंक्लूड किया कि कोई भी अकॉर्डेंस में नहीं हुआ है, मतलब कि एक जुर्म हुआ है, तो फिर वो बोल सकता है कि आप रिस्टोरेशन करो मैनेजमेंट का, जो कि अपन ने किया था, रिस्टोरेशन ऑफ मैनेजमेंट करो, या फिर आप जो पोजेशन है ऑफ सिक्योर्ड एसेट वापस से उन लोगों को दो। ठीक है, अब इट मे ऑर्डर, इसके कारण वो क्या ऑर्डर कर सकता है कि आपके जो मेजर्स हैं वो इनवैलिड हैं, रिस्टोरेशन करो, और अदर डिसीजंस भी दे सकता है जो उसे अप्रोप्रिएट लगे। इसका मतलब वो क्या कह सकते हैं कि आप क्लेम करो, आप कोई डैमेजेस पे करो। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो कि थोड़ी सी अलग है, जो कि है टीनेंसी राइट के ऊपर। टीनेंसी राइट के ऊपर सपोज करो सिक्योर्ड असेट जो थी वो थी एक बिल्डिंग, उसके अंदर रहते थे टीनेंट्स, और वो बिक गया, वो उसका ऑक्शन हो गया, तो ऐसे में जो टीनेंट हैं वो भी जा सकते हैं डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऊपर, और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये चीज़ एग्जामिन करेगा कि क्या वो टीनेंसी राइट कॉन्ट्रारी है इन टर्म्स ऑफ मॉर्टगेज, या फिर कॉन्ट्रारी है टोपा के हिसाब से। टोपा मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अपन टोपा बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट है टोपा के ऊपर, या फिर लीज और टेनेंसी जो उनकी थी वो एक्सपायर हो चुकी है ऑलरेडी, या फिर वो क्रिएट हुई है जैसे ही उन्हें नोटिस मिला कि इस बिल्डिंग के ऊपर वो लोग करेंगे धावा, बोलेंगे इसके ऊपर वो लोग ले लेंगे पोजेशन, तो उन्होंने क्या ला दिया, टीनेंसी ला दी उसके ऊपर टीनेंसी ला दी। तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा अगर किया है तो वो ऑर्डर दे सकता है एज मे बी डीम्ड फिट। अब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है और उस डिस्प्यूट को उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा 60 डेज़ के अंदर। लेकिन अगर वो 60 डेज़ के अंदर नहीं कर पाए तो एक्सटेंशन मिल सकता है, 4 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। कब मिल सकता है, जब आप नोटिस के अंदर राइटिंग के अंदर दोगे। इफ़ DRT इज़ नॉट एबल टू डिस्पोज, अगर वो डिस्पोज नहीं कर पाया तो टीनेंट जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल को, लेकिन वो एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर केस नहीं डाल सकते। खाली वो एपिलेट ट्रिब्यूनल को ये बोल सकते हैं कि देखो 4 महीने हो गए हैं लेकिन है ना, और DRT ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया, तो एपिलेट ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा कि भाई जल्दी से स्पीडी डिस्पोजल कर दो। तो एट लास्ट क्या है, सेक्शन 17 के अंदर DRT ही देगा, अपने को फैसला सुनाएगा। ठीक है, अब अपन DRT के पास चले गए। अब DRT का फैसला जो था वो अपने को अच्छा नहीं लगा, तो अपन सेक्शन 18 के अंदर आएंगे एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर। सेक्शन 18 के अंदर आएंगे एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर। अपील टू एपिलेट ट्रिब्यूनल, एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ DRT कैन अपील टू एपिलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर बाय DRT। अब देखो
एनी पार्टी अग्रीव, इसके अंदर कोई सा भी पार्टी अग्रीव हो सकता है डीआरटी ने बोला हो कि बोरोवर आपकी गलती है, आप मकान खाली करो, या फिर डीआरटी बोल सकता है कि नहीं सिक्योर्ड क्रेडिटर आपकी गलती है, आप जो मकान है वो वापस से उन्हें दो। ठीक है, अब कोई सी पार्टी अग्रीव्ड हो सकती है तो वो अपील कर सकती है एपेलेट ट्रिब्यूनल को विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डीआरटी, और एपेलेट ट्रिब्यूनल विल ओनली टेक अपील। वो अब देखो कभी कभार क्या हो सकता है, वो लोग है ना बस टाइम को बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो इसीलिए एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बोला कि मैं उस अपील को तभी सुनूंगा जब 50% ऑफ द अमाउंट इज़ डिपॉजिट हो जाएगा। किसका 50%? या फिर तो उसका जो कि क्लेम किया जा रहा है बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, या फिर डिटरमाइन किया गया है बाय डीआरटी, इन दोनों में से जो लेस होगा उसका 50% अमाउंट आपको मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर ही मैं आपका ये केस सुनूंगा। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है पार्टी एप्लीकेशन दे तो वो अमाउंट को रिड्यूस कर सकता है अप टू ₹25% मिनिमम, मतलब 25% तो करना ही करना पड़ेगा, 25% तो डिपॉजिट करना ही करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के थ्रू इससे कम वो नहीं कर सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब सेक्शन 19 है राइट ऑफ बोरोवर टू रिसीव कंपनसेशन एंड कैश इन सर्टेन केसेस, मतलब कि देखो राइट है बोरोवर का टू रिसीव कंपनसेशन एंड कैश इन सर्टेन केसेस। तो एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 17 डीआरटी के लिए और सेक्शन 18 एपेलेट ट्रिब्यूनल को अगर किया है, ठीक है, और अगर अपन ने एप्लीकेशन दे दी है इन लोगों को और ऐसा बोला कि जो पोजेशन था वो नॉट इन अकॉर्डेंस था, मतलब कि इसके अंदर क्या बात हो रही है कि बोरोवर को पैसा मिल सकता है कुछ केसेस के अंदर। बोरोवर जो है जिसकी वो सिक्योर्ड फाइनेंशियल एसेट था उसको पैसा मिल सकता है सर्टेन केसेस के अंदर, या कंपनसेशन मिल सकता है सर्टेन केसेस के अंदर। वो कौन कौन से केसेस हैं कि अगर डीआरटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने पाया कि जो पोजेशन किया था सिक्योर्ड क्रेडिटर ने, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद सरफाइजी एक्ट था, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को वो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं डीआरटी या एपेलेट ट्रिब्यूनल कि आप रिटर्न कर दीजिए सिक्योर्ड एसेट को, या फिर आप पेमेंट कर दीजिए कंपनसेशन या फिर कैश टू द बोरोवर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय डीआरटी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे एक अपना पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको याद कराने वाली हूँ इसके सेक्शन, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे सरफाइजी के सेक्शन वाइज। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 19 तक। सेक्शन 13 क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले अपन ने यही देखा था कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट को किस तरीके से अपन एनफोर्स कर सकते हैं, और मेन इसके अंदर सेक्शन था उसका मैनर, जो कि डिफाइन था सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन 14 के अंदर अपन ने देखा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो हेल्प मांग सकता है सीएमएम एंड डीएम के द्वारा, सीएमएम और डीएम के द्वारा कि हमें पोजेशन दिला दो ताकि हम उसे सेल कर पाएँ, वो लोग डाकू हैं। ठीक है, सेक्शन 15 के अंदर अपन ने टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। देखो जो पहले के 2 पॉइंट्स थे वो तो यही वाले थे ना, सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंदर कि अपन को पोजेशन लेना है और ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट होगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि अपने को पोजेशन लेने के लिए हेल्प मांगनी पड़ी और किस तरीके से अपना टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बोला था कि अपन किसी पर्सन को अपॉइंट कर देंगे। अब पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो पहले वाला पर्सन हट जाएगा ना, पहले वाला पर्सन हट जाएगा तो कोई कंपनसेशन जो है उसको नहीं मिलेगा, पहले वाले पर्सन को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ तो फिर अब तो सिंपल सी बात आ गई, सबसे पहले एप्लीकेशन करो डीआरटी को, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल को, और कुछ केसेस हो सकते हैं जो कि यही दोनों हैं जब बोरोवर को मिल सकता है कंपनसेशन या फिर कैश। ठीक है, कंपनसेशन या फिर कैश। तो देखो इस तरीके से अपने को याद रखना है। सेक्शन 13 याद आ गया तो सेक्शन 13 याद आ गया, फिर 14 और 15 तो उससे रिलेटेड है। 16 हो गया कंपनसेशन टू लॉस ऑफ ऑफिस, 15 हो गया अपना एप्लीकेशन 17 हो गया अपना एप्लीकेशन टू डीआरटी, एप्लीकेशन टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद में सर्टेन केसेस जहाँ पर
बोरोवर को पैसे मिल जाएंगे, कंपनसेशन मिल जाएगा। इस तरीके से अगर अपन ने 1-2 बार इसको रिवाइज कर लिया, इस तरीके से आपने लिख लिया और एक बार अपने मुंह से बोल दिया इस चीज़ को, तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सरफाइजी एक्ट जो है वो पूरा अच्छी तरीके से विद सेक्शन याद हो जाएगा। और याद रखिए, जब आप सेक्शन कोट करके आते हैं ना, तभी अपने को मिलते हैं बेटर मार्क्स दूसरों से, क्योंकि ये ऐसा एक्ट है जिसके सेक्शन हर कोई जो है याद नहीं रख पाएगा। ऐसे सेक्शन हर कोई जो है याद नहीं रख पाएगा और आप स्टैंड आउट करोगे अपने पेपर के अंदर। ठीक है, आप ज़रूर से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, यहाँ पे कोई भी सजेशंस हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट का सजेशन हो, तो आप ऑफ कोर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग कवर करने वाले हैं अपना पूरा कंपनीज एक्ट जल्द ही इसी चैनल के ऊपर। अगर आपको कोई भी परेशानी है लॉ से रिलेटेड या कोई भी CA फाइनल, CA इंटर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी मुझे पता चलता है कि आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, मैं ठीक से पढ़ा भी रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड के अंदर, आई होप आप समझ पाएंगे। ओह, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।